माँ सरस्वती को नमन वंदना। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज है 5 सितंबर और हम लेकर के आए हुए हैं करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज की क्लास बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ इसमें शामिल कर दिए हैं। तो जब आप पूरी क्लास को देखेंगे, इसको अटेंड करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, बहुत कुछ इसमें शामिल हो चुका है। तो मैं प्रॉमिस करूंगा कि आने वाले 3 से 5 महीने में या फिर आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर यदि आप इस क्लास में बने रहते हैं, पूरी अटेंड करते हैं और आप लोगों को जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी, तो वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। यदि वहाँ पर नहीं जुड़ सकते तो आप WhatsApp पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए आपके जो भी सहपाठी हैं उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें इस करंट अफेयर्स को, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। इसमें जो भी चीज़ चाहिए होता है वो सब कुछ इसमें ऐड कर दिया गया है। तो मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और लाइक कर दीजिए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट कर दीजिएगा बाद में। और आप कमेंट तो जरूर करिएगा कि अच्छी लगी या नहीं लगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बेल आइकन पर दबा दीजिए, ऑल पर, ताकि आपको डेली इसकी क्लास मिल सके। तो मित्रों, अब स्टार्ट करते हैं। 5 सितंबर 2021 दैनिक करंट अफेयर्स की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अब आगे देखते हैं आज की सुर्खियां। महाराष्ट्र सरकार पुणे में करेगी राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना। टोक्यो पैरालंपिक मनीष नरवाल ने 50 मीटर मिक्स पिस्टल में जीता गोल्ड। वर्तिका शुक्ला बनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला CMD। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की करेगी मेजबानी। HDFC लाइफ ने 6,687 करोड़ में करेगी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण। IMF ने बढ़ावा भारत के विशेष आहरण अधिकार SDR का कोटा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किया टॉप। पैरालंपिक 2020 आर्चर हरविंदर सिंह ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो आज का मोटिवेशन कोट है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करेगा। तो देखते हैं, इस संसार में हर चीज को जीने के लिए अपने भाग्य को मत कोसो। क्या कह रहा है कि इस संसार में हर चीज को जीने के लिए अपने भाग्य को मत कोसो, अपितु इस संसार में हर चीज को जीने के लिए अपना भाग्य स्वयं बनाना पड़ता है। तो ये रियल है मित्रों कि इस संसार में कुछ भी चीज भाग्य पर अड़ित नहीं है, क्योंकि भाग्य भी अपने आप ही बनाना पड़ता है। जिसका भाग्य हाथों की रेखाओं पर हो ना, तो हाथ कट जाएगा तो उसका भाग्य भी तो चला गया। तो भाग्य को मत कोसो, क्योंकि भाग्य बनता बिगड़ता रहता है। बस अपने कर्मों पर आश्रित रहो। कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य अच्छा होगा, और यदि भाग्य अच्छा होगा तो आपको फल अच्छा मिलेगा, और फल अच्छा मिलेगा तो सम्मान शोहरत सब कुछ मिल जाएगा। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना, एक परिश्रम और एक निरंतरता, कंसिस्टेंसी कभी मत छोड़ना, और एक चीज़ समय का बर्बाद कभी मत करना। तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मोटिवेशन कोट था कि आई होप आप लोगों के लिए बहुत प्रेरित होगा। तो आगे देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में किसके नाम पर साइंस सिटी की स्थापना करेगी? तो मित्रों, A नंबर है उद्धव ठाकरे, B है तेजस ठाकरे, C है राजीव गांधी और D है APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर होगा मेरे मित्रों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा C, राजीव गांधी। इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। और ये कहां पर? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये जो साइंस सिटी है खोली जाएगी, राजीव गांधी के नाम पर खोली जाएगी। और ये छात्रों को ये साइंस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक उत्साहवर्धन के लिए खोला जाएगा। तो आगे देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने और उन्हें भविष्य में छात्र बनने के लिए तैयार करने के लिए पुणे के पास पिंपरी
पिंपरी चिंचवाड़, अब ठीक है, पिंपरी चिंचवाड़ में एक विश्वविद्यालय, एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर स्थापित करने का निर्णय लिया है। कौन लिया है? महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। कौन लिया? महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। और किस लिए लिया है? छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए लिया गया है। किस चीज के लिए लिया गया है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए लिया गया है। और ये कहां पर स्थापित होगी? पिंपरी चिंचवाड़ में स्थापित होगी। और क्या स्थापित होगी? विश्व स्तरीय विज्ञान शहर की स्थापना होगी। और ये निर्णय लिया, भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के रूप में नामित करने के लिए पीसीएमसी क्षेत्र में 8 एकड़ के परिसर में 1 एकड़ क्षेत्र में एक विज्ञान केंद्र विकसित किया जाएगा। पीसीएमसी क्षेत्र में साइंस सिटी बनाने के लिए केंद्र ने 191 करोड़ रुपए की सहायता की। तो किसने की है? केंद्र ने की है। कितने रुपए की? 191 करोड़ की है। और किसके नाम पर बन रहा है? भारत रत्न राजीव गांधी के नाम पर बन रहा है ये इनोवेशन सिटी। और कहां पर बन रहा है? पिंपरी चिंचवड़। आपके यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक तो पिंपरी चिंचवड़, एक महाराष्ट्र सरकार, और एक ये बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए। और ये भारत रत्न राजीव गांधी के नाम पर। और इसमें कितने रुपए लगे? 191 करोड़ रुपए लगे। और ये कौन बना रहा है? कौन इसकी सहायता कर रहा है? ये केंद्र कर रही है। और नामित पीसीएमसी क्षेत्र में 8 एकड़, 8 एकड़ जमीन पर बन रहा है। ये कितने एकड़ जमीन पर बन? 8 एकड़ पर बन रहा है। इतना ही काफी है। अब आगे देखते हैं। ये आप लोगों के लिए मेन है। एक तो महाराष्ट्र सरकार बनवा रही, नंबर 1 वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए बच्चों के। नंबर 2 पिंपरी चिंचवाड़ में बन रहा है। नंबर 3 और भारत रत्न राजीव गांधी के नाम पर बन रहा है। नंबर 4 और 8 एकड़ पर बन रहा है। नंबर 5 और नंबर 6 क्या होगा आप लोगों का कि इसकी केंद्र सरकार जो केंद्र है इसकी सहायता कर रही है। और नंबर 7वां 191 करोड़ की रुपए की सहायता कर रही है। ये 8 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आप लोग। ये हैं कौन? ये महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। ये हैं उद्धव ठाकरे हैं। आगे चलते हैं। हाँ, टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल ने कितने मीटर मिक्स्ड पिस्टल में जीता गोल्ड? तो मैं बता दूं कि 50। कितने पर जीता है इन्होंने? 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कितने वर्ष की उम्र में इन्होंने जीता? 19 वर्ष की। ओनली 19 वर्ष। कौन जीता है? मनीष नरवाल ने जीता है। और कहां पर जीता है? टोक्यो पैरा ओलंपिक में जीता है। और कितने पर जीता है? 50 मीटर। कितने पिस्टल? 50 मीटर मिक्स्ड पिस्टल पर जीता है। अब आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। भारतीय निशानेबाज मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना ने, कौन? मनीष नरवाल, सिंहराज अधाना। सिंहराज अधाना, सॉरी सिंहराज अधाना असाका शूटिंग रेंज में, कहां पर? असाका शूटिंग रेंज में P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 फाइनल में क्रमशः स्वर्ण पदक और रजत पदक अपने नाम किया। 19 वर्षीय, कितने वर्ष के? 19 वर्षीय 218.2 अंक हासिल करके इन्होंने गोल्ड कितने पर जीता है? गोल्ड जीता है 218.2 अंक हासिल करके, पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता कितने में? 218 में। और जबकि सिंहराज ने, जो सिंहराज हैं, इन्होंने 216.7 अंकों के साथ टोक्यो पैरालंपिक का अपना दूसरा पदक हासिल किया है। इन्होंने कितने पर किया है? 216.7 पर। तो इन्होंने कम पर किया है सिंहराज अधाना ने। और आगे देखते हैं,
रूसी पैरालंपिक समिति आरपीसी के सरगेई मालीशेव ने कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक कौन जीता है? सरगेई मालीशेव ने कांस्य पदक जीता है। कहाँ के हैं ये? कहाँ के हैं? रूसी हैं। पैरालंपिक में जीता है इन्होंने। ओके, पैरालंपिक में जीता है, रूसी हैं। और सरगेई मालीशेव ने जीता है, क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। इस मेडल के साथ भारत के अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक की संख्या 15 हो गई। 2020 में पदकों की संख्या कितनी हो गई? पैरालंपिक में 15 हो गई है। भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, कितने स्वर्ण जीते हैं? 3 स्वर्ण जीते हैं, 7 रजत जीते हैं और 5 कांस्य जीते हैं। तो 7 और 5 कितने हुए? 12 और 12 3 15 पदक जीते हैं। यह पैरा खेलों के एकल संस्करण में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे रियो 2016 में 4 पदक और 1984 पैरालंपिक में 4 पदक जीते थे। कौन जीता था? यह पैरा खेलों में एकल संस्करण में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे रियो 2016 में 4 पदक और 1984 पैरालंपिक में 4 पदक जीते थे। मतलब कि 4 पदक 2016 में भी आए थे, 2016 में आए थे और 1984 में 4 पदक आए थे, तो 8 पदक हो गए, है ना। और पूरे मतलब टोटल हमारे 15 पदक आ चुके हैं ओलंपिक में। आगे देखते हैं। ये हैं हमारे नरवाल, ये हैं नरवाल भाई साहब, देख रहे हैं आप फोटो। आगे देखते हैं। पहली महिला CMD इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की कौन बनी है? तो मैं बता दूं कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। ये वर्तिका शुक्ला पहली CMD इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की बनी है, पहली महिला है ये। इसकी जो बनी है अध्यक्ष, ये पहली हैं। और इस कंपनी का कार्यभार बहुत ही अच्छे तरीके से ये नेतृत्व कर रही हैं। और जो अपशिष्ट जो ईंधन होता है ना, उससे ये कंपनी के लिए ऊर्जा भी प्रदान कर रही हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। वर्तिका शुक्ला ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं। एक तो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में। कौन? वर्तिका शुक्ला। और ये क्या है? पहली महिला अध्यक्ष हैं के रूप में कार्यभार संभाल रही हैं। उन्होंने जैव ईंधन, कोयला, गैसीय अपशिष्ट ईंधन और हाइड्रोजन ऊर्जा सहित कंपनी के नवीन ऊर्जा कार्यक्रमों का नेतृत्व कर रही है। ओके, तो यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। वर्तिका शुक्ला के बारे में देखते हैं एक बार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये संस्थान कहाँ पर है? यह संस्थान है कानपुर में। कहाँ पर है ये संस्थान? ये संस्थान कानपुर में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, इन्होंने कानपुर में ये जो प्रौद्योगिकी संस्थान है वहाँ से इन्होंने स्नातक की है। शुक्ला 1988 में EIL में शामिल हुई और उनके 1988 में EIL में शामिल। EIL में कब शामिल हुई? 1988 में। कौन शामिल हुआ? शुक्ला, वर्तिका शुक्ला। और उनके पास रिफाइनिंग, गैस प्रसंस्करण, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरकों में परिसरों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और कार्यान्वयन सहित व्यापक परामर्श अनुभव है। उनके पास में अनुभव भी है इन सभी चीज़ों का। किस चीज़ का? डिजाइन का, इंजीनियरिंग और कार्यान्वयन सहित सभी व्यापक परामर्श पर इनका अनुभव है, इन सभी चीज़ों पर। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये कहाँ से पढ़ी हुई हैं? ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से। और ये क्या किए हैं? स्नातक किए हैं। और इन्होंने 1988 में इन्होंने EIL में कब शामिल हुई? 1988 में शामिल हुई। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छप सकते हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1965 में। याद रखना, 1965 में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1965 में हुई। याद रखना, ये आ सकता है क्वेश्चन।
ये हैं वर्तिका शुक्ला जी। ये हैं हमारी वर्तिका शुक्ला जी, जो पहली अध्यक्ष बनी है किसकी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की। आगे बहुत अच्छा ये कार्य संभाल रही हैं। आगे, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा इसकी मेजबानी? इसकी मेजबानी भारत कर रहा है। कौन करेगा इसकी मेजबानी? भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तन के लिए एक संवाद का निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन ICS 2020-21 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दुनिया भर के नीति निर्माता, नियामक, उद्योग जगत के नेता, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जलवायु शिखर सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो कौन कौन इस सम्मेलन का हिस्सा बनने जा रहे हैं? जो उद्योग जगत के नेता हैं वो भी, एक मिनट पेंसिल बदल लूं, वो नेता भी, और विशेषज्ञ और वैज्ञानिक जलवायु जो वैज्ञानिक हैं वो जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और ये भारत क्या चाह रहा है कि एक स्वच्छ ऊर्जा का परिवर्तन हो, ये चाह रहा है। और इसकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। और ये कौन सा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन हो रहा है और कौन सा है? ये 2020-21 का है, ICS। और इसके आगे देखते हैं। CSIR के निदेशक, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला डॉक्टर आशीष लेले ने, तो CSIR के अध्यक्ष कौन है? CSIR निदेशक कौन है? राष्ट्रीय प्रयोगशाला के ये हैं डॉक्टर आशीष लेले। जलवायु परिवर्तन की भविष्य की समन रणनीतियों के लिए सम्मेलन के महत्व को रेखांकित किया है। इन रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई। ये कौन कह रहा है? ये डॉक्टर आशीष लेले कह रहे हैं। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। भारत क्या चाहता है? स्वच्छ ऊर्जा का परिवर्तन चाहता है। और ये कौन सा सम्मेलन है? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन है। और कौन सा है? तो 2020-21 का है। और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे कि इसमें कौन कौन भाग लेगा? उद्योग जगत के नेता लेंगे, विशेषज्ञ लेंगे और वैज्ञानिक लेंगे इस शिखर सम्मेलन में भाग। और जो इसके बारे में जो अच्छी बात कही है वो किसने कही है? CSIR के निदेशक ने क्या कहा है? मतलब CSI के निदेशक कौन है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के निदेशक कौन है? डॉक्टर आशीष लेले हैं। तो डॉक्टर आशीष लेले कौन है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के अध्यक्ष हैं, निदेशक हैं। तो आगे देखते हैं। ये है शिखर सम्मेलन। ये देखो डैम देख रहे हैं ना आप, डैम। ये आगे देखते हैं। HDFC लाइफ ने कितने करोड़ रुपए में करेगी एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण? तो ये करेगी, बी नंबर इसका सही होगा। ये कितने पर करेगी? 6,687 पर करेगी। HDFC लाइफ और एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण करेगी। आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में स्टॉक और नगद सौदे में 6,800 सॉरी हमने गलत टिक लगाया है क्या? नहीं, ठीक है। वैसे हम यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है क्या? 6,887, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, उसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर 8 होगा। इसका मतलब है 6,887 रुपए, इतने रुपए का इंश्योरेंस अधिग्रहण होगा। आगे देखते हैं। HDFC लाइफ ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में स्टॉक और नगद सौदे में 6,887 करोड़ रुपये में 100% हिस्सेदारी हासिल खरीदने की घोषणा की है। कौन किया है? ये HDFC लाइफ ने किया है। इसके बाद एक्साइड लाइफ का विलय
HDFC लाइफ के साथ किया जाएगा, जो नियामकीय मंजूरी के अधीन होगा। एक्साइड लाइफ बैटरी निर्माता एक्साइड इंडस्ट्रीज। बैटरी निर्माता कौन है? एक्साइड लाइफ है। एक्साइड लाइफ बैटरी को बनाता है, ये कंपनी है। एक्साइड लाइफ बैटरी निर्माता एक्साइड इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ये कंपनी किसकी है? एक्साइड इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है, कि पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ओके, यह अधिग्रहण जीवन बीमा क्षेत्र में पहले और सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक है। यह अधिग्रहण जीवन बीमा क्षेत्र में पहले और सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक है। ये जो जीवन बीमा है, इनमें सबसे मतलब कि ये सबसे बड़े और ये सबसे पहला अधिग्रहण है। सबसे पहला है और सबसे बड़ा है ये अधिग्रहण जीवन बीमा का। तो आगे देख लेते हैं इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। HDFC लाइफ स्टाइल में कितने निवेश हुआ, मतलब कितने इंश्योरेंस में स्टॉक और नगद सौदे में रुपए लगे। तो इसमें 6,887 करोड़ रुपए लगे। 100% हिस्सेदारी की खरीद की घोषणा की। तो इस HDFC ने कितने प्रतिशत की खरीद की घोषणा की है? 100% की है। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। पूछ लेंगे कितने प्रतिशत की घोषणा की है, तो आप 100% पर टिक ऐसे करके लगा देंगे। तो ये एक्साइड कंपनी, मतलब बैटरी निर्माता कंपनी कौन सी? एक्साइड लाइफ है। और इसके बाद में एक्साइड लाइफ इंडस्ट्री की स्वामित्व सहायक कंपनी कौन है? एक्साइड लाइफ है। ऐसे करके जीवन बीमा की सबसे पहली और सबसे बड़ी अधिग्रहण कौन सा है? तो ये जीवन बीमा। आगे देखते हैं, सौदे के बारे में देखते हैं एक बार। कुल डील वैल्यू 6,887 करोड़। कुल डील वैल्यू 6,887 रुपये में से HDFC लाइफ 725 करोड़ रुपए देगी। कितने देगी? ये नगद रुपए देगी इतने। जबकि बाकी रकम शेयरों के रूप में, शेयर जानते होंगे आप लोग, शेयर तो अच्छे से जानते होंगे। जब कंपनी को ग्रो होना होता है तो अपने शेयर बेचती है। जब शेयर बेचती है और जब लोग शेयर खरीदते हैं और जब कंपनी ग्रो हो जाती है तो वो जो रुपए शेयर में लगाया होता है जिस इंसान ने, तो उसका दुगना तिगना चौगुना बढ़ जाता है रुपए। और जब कंपनी गिर गई तो उसका शेयर भी चला जाता है, डूब जाता है। तो ये शेयर है, शेयर के रूप में होगी। HDFC लाइफ एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 685 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 10 रुपये के अंकित मूल्य के 87.2 मिलियन इक्विटी के शेयर जारी करेगी। तो ये जो HDFC लाइफ एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ये 685 रुपये की प्रति शेयर की कीमत पर 685 एक शेयर की कीमत है। ये 685 एक शेयर की कीमत पर, और ये जारी करेगा कौन जारी करेगा? ये HDFC लाइफ एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और 10 रुपए के अंकित मूल्य के 87.2 मिलियन इक्विटी शेयर जारी करेगा। कितने? 10 रुपये के अंकित मूल्य से 87.2 मिलियन इक्विटी शेयर जारी करेगा। अधिग्रहण के बाद, विलय के बाद HDFC लाइफ में एक्साइड इंडस्ट्रीज की 4.1% हिस्सेदारी होगी और बंधक ऋणदाता HDFC लिमिटेड की 47.9% की हिस्सेदारी होगी। तो ये इतनी जो 4.1% की हिस्सेदारी वो किसकी होगी? वो किसकी? एक्साइड इंडस्ट्रीज की होगी। किसकी होगी? एक्साइड इंडस्ट्रीज की होगी। और जो 47.9% की हिस्सेदारी होगी वो किसकी होगी? ऋणदाता HDFC लिमिटेड की होगी। HDFC लिमिटेड की होगी। और फिलहाल HDFC लाइफ में HDFC लिमिटेड की 49.9% हिस्सेदारी है। अभी भी उसकी हिस्सेदारी कितनी है? कितनी उसकी हिस्सेदारी है? 49.9% हिस्सेदारी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लाजवाब क्वेश्चन बनने वाले हैं कि कुल डील कितनी है इसकी? 6,887 करोड़ रुपए की डील है इसकी। और इसके बाद में कितने निवेश करेगी? ये 750 करोड़ रुपए निवेश करेगी। और ये कितने का शेयर बेचेगी? क्योंकि शेयर भी तो बेचेगी, क्योंकि इसके पास इतना पैसा तो नहीं कि सारा का सारा 6,887 करोड़ रुपए निवेश कर सके। तो ये शेयर बेचेगी 685 में।
और ये 10 रुपए के अंकित मूल्य में 87.2 मिलियन इक्विटी शेयर जारी करेगी। इतने शेयर, कितने? 87.2 मिलियन शेयर जारी करेगी। और ये जो इस कंपनी में जो हिस्सेदारी होगी तो एक्साइड इंडस्ट्रीज की कितनी होगी? 4.16% होगी। और HDFC लिमिटेड की कितनी होगी? 49.9% होगी। और अभी भी वर्तमान में HDFC लाइफ में HDFC लिमिटेड की अभी भी हिस्सेदारी कितनी है? 49.9% है। तो बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग और इसको अच्छे से नोट भी कर लेना। मैं इसकी PDF भी भेज दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर आप लोगों के लिए भेज दूंगा। तो आप लोग एक सहायता बहुत ज़रूर करें, इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें और लोगों को शेयर करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं हम लोग। आगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? HDFC लाइफ का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत मेन क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछ लिया जाएगा। HDFC जो लाइफ है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में, याद रखना। HDFC लाइफ का जो मुख्यालय मुंबई में है। फिर HDFC लाइफ CEO कौन है इसके? HDFC लाइफ के CEO कौन है? इसके विभा पडलकर हैं। और HDFC लाइफ की स्थापना कब हुई? HDFC की तो 2000 में हुई थी। कब हुई थी? 2000 में हुई थी। आगे ये है, देख लीजिए HDFC लाइफ, ये है, आप देख भी सकते हैं, चित्र भी मैं लेकर आया हूँ क्योंकि समझ में आ जाए। ये है HDFC लाइफ, देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को भी पढ़ करके क्योंकि मैं इतना अच्छे से डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। IMF ने किस देश का विशेष आहरण अधिग्रहण SDR का कोटा बढ़ाया? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? IMF ने किस देश का विशेष आहरण अधिकार SDR का कोटा बढ़ाया? किसने बढ़ाया है? अमेरिका ने बढ़ाया होगा। किसने बढ़ाया है? अमेरिका ने बढ़ाया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखें, चलिए देख लेते हैं। सॉरी, गलती हो गई, आई मिस्टेक, सॉरी। फिर से हम वापस आ गए। आई मिस्टेक, सॉरी फॉर ऑल, सॉरी। चलिए, सॉरी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को विशेष आहरण अधिकार के रूप में 12.87 मिलियन लगभग 17.86 अरब अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया है। इसके साथ ही भारत की कुल HDR होल्डिंग 13.66 अरब SDR लगभग 19.41 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई है। तो SDR भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटकों में एक है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार FER भी अब बढ़ गया है। IMF ने अपने सभी सदस्य देशों को कुल SDR 456 बिलियन आवंटित किया है, जिसमें से भारत को SDR 12.57 मिलियन मिला है, 57 मिला है। इसका देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को विशेष आहरण और कितना दिया है उसने? 12.57 मिलियन, लगभग अमेरिकी डॉलर में लगभग 17.86 डॉलर। इसके बाद में आवंटन किसने किया? अमेरिका ने। इसके साथ ही भारत की कुल SDR होल्डिंग कितनी हो गई है? 16.66 अरब हो गई है, 13.66 अरब हो गई है। और लगभग अमेरिका से यदि उसकी बराबरी की जाए तो उसके 19.41 अरब के बराबर हो गई है। और इसके बाद में SDR विदेशी मुद्रा भंडारण के घटकों में से एक है। ये विदेशी मुद्रा के भंडारण के घटकों में से एक है। और इसके बाद में जो सदस्यों की कुल SDR है वो कितनी है? कितने बिलियन है? जो सदस्यों की SDR है वो कितने बिलियन है? वो है 456 बिलियन आवंटित किया गया है। और इसके बाद में इसमें हिस्सेदारी भारत की कितनी है? 1257 इसकी हिस्सेदारी
ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ पर ही 5 से 6 क्वेश्चन बन गए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। IMF मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। कहाँ पर इसका मुख्यालय? वाशिंगटन DC US में है। और IMF प्रबंधन, इसका IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, और IMF प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। और IMF मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ है। इसका मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? IMF का गीता गोपीनाथ है। चलिए आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं, इसका लोगो है ये देखिए। आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर क्या होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये फर्स्ट पर है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 जारी कर दी गई है। कब जारी की गई है? 2022 की अभी चालू हुई है। किसने चालू किया? टाइम्स हायर एजुकेशन। कौन चालू करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जारी करती है, और इसकी रैंकिंग जारी कर दी गई है 2022 की। और इस सूची में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है। कौन है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय सबसे ऊपर, ऑक्सफोर्ड। और इसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट आता है। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पर क्रमशः, और दूसरे और तीसरे नंबर पर ये आते हैं। और सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, इसको मिटा देता हूं एक बार। अब देखिए ये जो है, कहाँ गए हम लोग? हाँ, विज्ञान संस्थान है ये, भारतीय सूची में भारतीय विज्ञान संस्थान जो हमारा बेंगलुरु का है, IISc। इसको कितने नंबर पर इसको स्थान मिला है? कितने नंबर पर इसको स्थान मिला है? इसको मिला है 301 से 350 के बीच में इसको स्थान मिला है। देखिए हमारा तो 50 में भी नहीं कहीं अटक रहा, 100 में भी नहीं अटक रहा, 200 में भी नहीं अटक रहा, 250 में भी नहीं अटक रहा, यहाँ तक कि 300 में भी नहीं अटक रहा। 301 के बाद 350 के बीच में हमारी ये जो संस्थान है, विज्ञान संस्थान है भारतीय बेंगलुरु IISc, तो इसका स्थान आता है 1 से 50 के बीच में, 301 से 350 के बीच में रैंकिंग के बीच रखा गया है। जो शीर्ष 350 रैंकिंग में शामिल एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय, केवल एक ही है, बहुत सारे नहीं, केवल एक ही। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 99 देशों और क्षेत्रों के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालय। तो ये जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की गई है, तो इसमें कितने देश भाग लिए हैं? 99 देश भाग लिए हैं। कितने देश? 99। और कितनी यूनिवर्सिटियां भाग ली हैं विश्वविद्यालय? 1662। और इसमें रैंकिंग 13 संतुलित प्रदर्शन संकेतकों पर आधारित है। इसमें रैंकिंग 13 संतुलित प्रदर्शनों पर आधारित। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? कौन जारी करता है ये जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग? कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जारी करता है। ये कौन सा जारी हुआ है? 2022 का जारी हुआ है। और इस पर फर्स्ट कौन आया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आया। और सेकेंड नंबर पर कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आई है। और इसके बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पर आई है। और इसके बाद में जो 301 से 350 के बीच में हमारी भारतीय विज्ञान संस्थान आया हुआ है। और इसके बाद में केवल एकमात्र ही आया हुआ है, केवल आया हुआ है। और इसके बाद में जो इसमें भाग लिए हैं देश, 99 देश भाग लिए हैं इसमें। किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2022 की। और इसमें यूनिवर्सिटी कितनी भाग ली हुई है? 1662 लिए हुए हैं। और इसमें रैंकिंग संतुलन प्रदर्शन कितना? 13% के पर आधारित है। ये बहुत मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, इनको आप लिख लीजिएगा और इनको याद भी कीजिएगा। सोते समय आप जब सोने जाएं उस समय थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, बस बहुत आसान है। और मैं इतना अच्छे से समझा ही दे रहा हूँ कि यहाँ पर ही आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 भारतीय शिक्षक संस्थानों को शीर्ष 400 की सूची में स्थान मिला है। तो वो कौन कौन से 400 की सूची में स्थान मिला है? एक तो ये आता है,
300 से 301 से 350 के बीच में, तो 400 के अंदर ही है, ब्रैकेट यानी अंदर ही है, तो इसको भी मिला है एक स्थान इसको मिला है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। और उसके बाद में IIT रोपड़, इसको भी 351 के बीच, 351 से 400 के ब्रैकेट के बीच मिला है इसको भी स्थान। और इसके बाद में IIT इंदौर को भी स्थान मिल गया है। इसको कितना मिला है? 401 से 500 के बीच मिला है इसको, ये तो काफ़ी नीचे चली गई। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में दुनिया के शीर्ष 5 विश्वविद्यालय कौन से हैं? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये दुनिया के हैं, आप दुनिया के पढ़ रहे हैं, ना कि आप भारत के पढ़ रहे हैं, इंडिया के। ओके, दुनिया के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय फर्स्ट नंबर पर है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय कितने नंबर पर है? फर्स्ट पर है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US सेकेंड नंबर पर है। कितने? सेकेंड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US थर्ड नंबर पर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और फोर्थ नंबर पर कौन है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है फोर्थ नंबर पर। और फिफ्थ पर कौन है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये है, देख लें आप इसका लोगो। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। पैरालंपिक 2020 आर्चर हरविंदर सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो ये कौन सा जीता है इन्होंने? ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। पैरालंपिक 2022 में भारत की स्टार तीरंदाज हरविंदर सिंह, कौन? तीरंदाज किसमें जीता है उन्होंने? तीरंदाज में जीता है। कौन जीता है? हरविंदर सिंह। पुरुषों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड पैरालंपिक 2020 में जीता है इन्होंने। रिकॉर्ड ओपन में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक का मतलब तो ब्रॉन्ज, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। और 31 वर्षीय, कितने वर्ष के हैं ये? 31 वर्ष के हैं। पदक जीतने वाले भारत के पहले तीरंदाज बने हैं। कौन से नंबर के हैं? पहले हैं। और इस जीत के साथ टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में भारत का पदक 13 हो गए हैं। 13 पदक हो गए हैं भारत के। 2 गोल्ड हो गए हैं, 6 सिल्वर हो गए हैं, 5 ब्रॉन्ज हो गए हैं, तक पहुंच गया है। हरविंदर ने दक्षिण कोरिया के किम मिन सू को 6 से 5 से हराया। हरविंदर सिंह ने दक्षिण कोरिया में कितने से हराया? किम मिन सू को कितने से? 6 से 5 के बीच में हराया। और टोक्यो 2020 में भारत का दिन का तीसरा पदक जीता है। कौन सा जीता है? तीसरा, जिससे भारत की संख्या 13 हो गई है। कौन जीता है तीसरा? ये जीते हैं हरविंदर सिंह। और अब 13 इसकी पदक हो गई, भारत में 13 पदक हो गए हैं। और इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका US केविन माथेर ने हरविंदर सिंह को सेमीफाइनल में 6 से 4 के बीच में हराया था। इन्होंने हराया था अमेरिका में। केविन माथेर ने हरविंदर को सेमीफाइनल में हराया था। कब हराया? सेमीफाइनल में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 से 5 के बीच में हराया था। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पैरालंपिक 2020 में कौन से ओलंपिक में इन्होंने हरविंदर सिंह ने जीता था? पैरालंपिक 2020 में। और किस में जीता इन्होंने? तीरंदाज में जीता। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 2। फिर इसके बाद में कौन जीता है? हरविंदर सिंह ने जीता है, एक और प्लस कर दिया। फिर इसके बाद पुरुषों व्यक्ति, फिर इसमें कौन सा जीता है? कांस्य पदक जीता है, फिर और कर दिया, इसमें जोड़ दिया। और इसके बाद में इन्होंने तीरंदाज में जीता है। ओके, कोई बात नहीं। और इसके बाद में इन्होंने कितने पदक हो गए भारत के पास? 13। ये भी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में कितने गोल्ड? 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, तो 3 इसका रख लेते हैं। और इसके बाद में इन्होंने दक्षिण कोरिया के किम मिन सू को कितने से हराया? किम मिन सू को दक्षिण कोरिया नंबर 1, किम मिन सू नंबर 2। और इसके बाद में इन्होंने 6 से 5 के बीच में हराया है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन गया आप लोगों का। और इसके बाद में इन्होंने तीसरा है ये जीता है, तीसरा, तो ये भी एक क्वेश्चन बन ही सकता है। तीसरा है जीता इन्होंने पदक। और इसके बाद में इन्होंने अमेरिका के केविन माथेर को हराया था, तो एक क्वेश्चन ये बन गया। और इसके बाद में सेमीफाइनल में हराया था, तो सेमीफाइनल में ये बन गया। और एक क्वेश्चन और बन गया कि 6 से 4 के बीच में 1 2 3 4 5 और 6 और 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन बन गए आप लोगों के यहाँ से। बताओ आगे। ये हैं, देख लीजिए, ये हैं हरविंदर सिंह, पंजाब के हैं ये हरविंदर सिंह। आगे देखते हैं, कल का क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका आंसर दे दूं मैं।
भारत देश को कितने नामों से जाना जाता है? तो भारत देश को 4 नामों से जाना जाता है, 4 नामों से। ओके, कौन कौन से? भारत, इसके बाद में इंडिया, इसके बाद में हिंदुस्तान, और लास्ट नाम क्या होगा आपका? आर्यावर्त। ओके, अब आगे चलते हैं। आज कल के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्व प्राचीन, सॉरी यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है, ग्रंथ नहीं लिखा मैंने, ग्रंथ। भारत का सर्व प्राचीन यहाँ पर लिखना है, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ क्या है? भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ क्या है? तो आप लोगों को बताना है कल कमेंट बॉक्स में, और कल इसका आंसर दूंगा मैं। तो नंबर 1 दर्शन, नंबर 2 अष्टाध्यायी, नंबर 3 वेद और नंबर 4 उपनिषद। इनमें से आंसर आपको एक ठोकना है। तो आगे देखते हैं, नोट देख लेते हैं। नोट मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कौन है संकलनकर्ता वेद के? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। वेद का उपदेश क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि विश्व हमारा परिवार है। वेदों को भारतीय परंपरा में क्या बोला जाता है? क्या है ये? नित्य और अपौरुषेय हैं, यानी ये कभी खत्म होने वाले नहीं है वेद, और ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए, नहीं लिखे गए, ये ईश्वर की देन है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसके बाद में इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? तो इन 4 वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है, संहिता कहा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इतना ही बहुत हो गया, और इसके बाद में कल मिलते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।